हेलो दोस्तों, पुण्य की जड़ पाताल में कहानी का भाग 7। महाराज प्रताप नारायण जैसे ही आदमी से पूछते हैं कि उस राजा का नाम बताओ, वह आदमी काम करते हुए राजा को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या आप उस राजा को नहीं जानते? अरे, वह पृथ्वी का बहुत नाम वाला राजा है और उनका नाम है प्रताप नारायण। यह नगर उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है। जब उनकी मृत्यु होगी तो वह आकर इसी नगर में रहेंगे और उनके लिए स्वर्ग से सब काम करने वाले बुलाए जा रहे हैं। राजा प्रताप नारायण पंडित जी की तरफ देखते हैं और फिर पंडित जी से मुस्कुरा के कहते हैं, हमने देख लिया पुण्य की जड़ पाताल में क्या होती है। चलिए पंडित जी, अब हम अपने राज्य में चलते हैं। पंडित जी माता जी को धन्यवाद देते हुए उस जगह से चल देते हैं। सभी लोग सोने की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और तालाब के ऊपर आ जाते हैं। जैसे ही सारे लोग तालाब के ऊपर आकर तालाब से बाहर आते हैं, तुरंत तालाब में पानी भर जाता है और उसी तरह कमल खिलकर मुस्कुराने लगते हैं। राजा अपनी सवारी में सवार होकर अपने नगर की तरफ चल देते हैं और उनके पीछे पीछे उनका काफिला भी चल देता है। राजा पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी आप अपने घर जा सकते हैं। फिर राजा मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी पंडित जी को एक रथ, एक सिपाही दीजिए और पंडित जी को उनके घर पहुंचाइए और कल से एक रथ रोज पंडित जी को लेने उनके घर जाया करेगा और पंडित जी को रोज उनके घर पहुंचाएगा। राजा का आदेश मंत्री जी तुरंत मान लेते हैं और पंडित जी के लिए एक रथ का इंतजाम करते हैं। वह रथ और एक सिपाही पंडित जी को उनके घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पंडित जी उस रथ में बैठ जाते हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। पंडित जी जैसे ही अपने गांव पहुंचते हैं, गांव के लोग आंखें फाड़े पंडित जी को देखते रहते हैं। पंडित जी रथ में बने राजा की तरह चले आ रहे थे। आज पंडित जी की गर्व से छाती फूली हुई थी। पंडित जी को कोई पूछता नहीं था। आज सभी लोग पंडित जी को रथ पर आते देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे थे। पंडित जी को इस बात का जरा भी घमंड नहीं था। पंडित जी सबको हाथ उठा उठाकर आशीर्वाद दे रहे थे। पंडित जी रथ वाले को अपने घर का रास्ता बताते हैं। जैसे ही उनका घर आता है, पंडित जी रथ वाले से कहते हैं, भाई यहीं रोक दो, यही हमारा घर है। रथ वाला रथ रोक लेता है। श्यामा घर के दरवाजे पर बैठी पंडित जी का इंतजार कर रही थी। पंडित जी को रथ से उतरते देखते ही श्यामा के होठों पर मुस्कान आ जाती है। श्यामा समझ जाती है कि माता जी ने अपना चमत्कार राजा को दिखा दिया। रथ वाला पंडित जी को उनके घर के पास ही उतार कर पंडित जी को प्रणाम करता है और पंडित जी से कहता है, पंडित जी हम सुबह आएंगे, आप तैयार रहना, हम आपको राजमहल ले जाएंगे। पंडित जी उसे आशीर्वाद देते हैं और फिर रथ वाला रथ मोड़कर वहाँ से रवाना हो जाता है। पंडित जी अपने घर आते हैं और श्यामा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, श्यामा जल्दी से हमारे लिए पानी गरम कर दो, हम नहा लेते हैं। आज गर्म पानी से नहाने का बड़ा मन कर रहा है। और फिर माता जी की पूजा करते हैं। आज माता जी ने हमारी लाज रख ली है। माता जी ने जो हमारे लिए किया है, माता जी का कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं। श्यामा मुस्कुराते हुए पंडित जी के चेहरे की तरफ देखने लगती है। दूसरे दिन सुबह पंडित जी पैसे जैसे ही तैयार होकर राजा के दरबार पर जाते हैं और पुण्य की जड़ पाताल कहकर इस ढेर सोने के सिक्के की थैलियां लेकर आ जाते हैं। कई महीने बीत चुके थे।
पंडित जी अब गरीब पंडित नहीं रह गए थे। अब वह शहर के नामी पैसे वालों में गिने जाते थे और राजा के पुरोहित होने की वजह से सभी लोग उनका आदर सम्मान भी करने लगे थे। पंडित जी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी को जरा भी घमंड नहीं था। पंडित जी इस तरह सबसे प्रेम भाव से मिलते थे। एक दिन पंडित जी राजा के दरबार में आए और राजा से कहा, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में। राजा ने उन्हें सिक्के दे दिए और पंडित जी से कहा, पंडित जी, आज जरा हम शिकार को जा रहे हैं, हमें बताइए हमें सफलता मिलेगी कि नहीं। पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन राजा साहब, हम आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहते हैं। अगर आप हमारी बात मान लें तो हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी। राजा साहब पंडित जी के चेहरे की तरफ देखकर कहते हैं, हाँ हाँ कहिए, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं। पंडित जी सारे राज दरबारियों की तरफ देखते हैं और फिर मंत्री जी की तरफ देखते हैं। पंडित जी सभी राज दरबारियों और मंत्रियों जी की तरफ हाथ जोड़कर कहते हैं, देखिए, हम बहुत मामूली से पंडित हैं। अगर हमारी बात किसी को बुरी लगे या हमारी बात पसंद न आए तो आप हमसे हमारे मुंह पर कह सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। राजा साहब अपने दरबारी की तरफ देखकर अपने मंत्री की तरफ भी देखते हैं और पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी, आपके मन में जो भी बात है आप हमसे निसंकोच कह सकते हैं। हमारे राज दरबारी ये हमारे मंत्रियों में अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह हमारी आज्ञा न माने। आप कहिए, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं। पंडित जी संकोचवश राजा साहब से कहते हैं, राजा साहब, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप शिकार पर अवश्य जाइए, लेकिन किसी मासूम बेबस जानवर का शिकार मत कीजिए। जानवर बहुत मासूम होते हैं, उनके अंदर भी तो जान होती है। चिड़िया, हिरन, शेर जो भी हैं, हम आपसे बस यही विनती करते हैं कि आप उन मासूमों को मत मारिए, उनको भी जीने दीजिए। उनको भी जीने का अधिकार है। शिकार के नाम पर किसी की जान लेना क्या अच्छी बात है। आप तो राजा हैं, आप तो अपनी प्रजा पर दया करना जानते हैं। आपकी प्रजा तो वह जानवर भी है ना। तो क्यों राजा साहब, जैसे आप अपने किसी दरबारी का कत्ल नहीं करते, जैसे आपने अपने राज्य में घोषणा कर रखी है कि आपके राज्य में किसी को मृत्युदंड नहीं मिलेगा, तो फिर उन बेजुबान जानवरों को क्यों आप शिकार के नाम पर मृत्युदंड दे रहे हैं। उन्होंने तो कोई गुनाह भी नहीं किया है, वह तो बस जंगल में मस्ती से घूमते रहते हैं। फिर पंडित जी राजा के चेहरे की तरफ और सारे दरबारियों के चेहरे की तरफ देखकर खामोश हो जाते हैं और सिर झुकाकर हाथ जोड़कर राजा के आगे कहते हैं, हमसे यदि कोई भूल हो गई हो तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। राजा साहब थोड़ी देर बैठते हैं, सोचते हैं, फिर अपने सिंहासन से उठकर नीचे आते हैं और पंडित जी के पास आकर खड़े होकर उन्हें गले से लगा लेते हैं और पंडित जी से कहते हैं, वाह पंडित जी, आपने आज हमसे एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है। आपने सच कहा, हम राजा हैं, हम सबके अन्नदाता हैं। तो हम जब सबके अन्नदाता हैं तो उन बेजुबान जानवरों को भी तो अन्नदाता हुए ना। हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि हम उन बेजुबान जानवरों का शिकार करें के नाम पर उनको मृत्युदंड दें। आज के बाद हम राजा प्रताप नारायण अपनी माता श्री की सौगंध खा रहे हैं, हमारे राज्य में कोई भी किसी भी जानवर का शिकार नहीं करेगा और हम भी और हमारी जितनी पीढ़ी आएंगी
कोई भी जानवरों का शिकार नहीं करेंगी। राजा साहब पंडित जी से अलग होते हैं और मंत्री जी की तरफ देखकर कहते हैं, मंत्री जी, आज से पंडित जी हमारे राजपुरोहित हुए। राज्य में जितने पूजा पाठ और जो भी होगा पंडित जी उन सभी में सम्मिलित होंगे। राजकोष से पंडित जी को उनके पूजा पाठ के लिए अलग मुद्राएं दी जाएं और उनकी यह मुद्राएं अलग होंगी जो वह हमें पुण्य की जड़ पाताल दिखाते हैं। पंडित जी राजा का हुक्म सुनकर बहुत खुश होते हैं और फिर पंडित जी खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। पंडित जी को राजा की तरफ से एक रथ मिल गया था और एक सिपाही जो रोज पंडित जी को सुबह घर से ले जाकर महल छोड़ता था और महल से ले जाकर घर छोड़ता था। एक दिन राजा घूमने के लिए जंगल की तरफ निकल गए। जंगल में घूमते घूमते राजा यह देख रहे थे कि उनका राज्य कहाँ तक फैला हुआ है। राजा अपने साथ कोई भी काफिला नहीं लेकर आए थे। राजा अकेले ही घोड़े पर सवार होकर अपना राज्य देखने चल दिए थे। सुबह से शाम हो गई थी। राजा अपने राज्य के पूरा जंगल देख चुके थे। राजा को प्यास लगी थी। राजा अपने मन में कह रहे थे, यहाँ तो आसपास कोई भी कुआं नहीं है जिससे कि पानी पिया जा सके। चलो अच्छा हुआ हम अपने राज्य में घूमे। अब हमको यह पता चल गया कि हमारे राज्य में आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए पीने का कोई पानी का साधन नहीं है। बहुत जल्दी हम जगह जगह पानी पीने के कुएं खुदवाएंगे जिससे कि आने जाने वालों को परेशानी ना हो और सभी को पीने का पानी मिल सके। राजा घोड़े पर सवार होकर चलते चलते पंडित जी के गांव आ जाते हैं और राजा को आज तक यह नहीं पता था कि पंडित जी का गांव यही है। ना ही राजा ने कभी पंडित जी से पूछा कि आप किस गांव के रहने वाले हैं और ना ही पंडित जी ने कभी कुछ बताया। पंडित जी घर पर नहीं थे, वह तो राज दरबार चले गए थे। राजा गांव घूमते पंडित जी के दरवाजे गए और बाहर से खड़े होकर आवाज लगाकर कहते हैं, अरे घर में कोई है क्या? बाहर आकर देखिए, एक मुसाफिर खड़ा है। हमें बहुत जोरों से प्यास लगी हुई है। यदि कोई घर में है तो हमें पानी ला कर दे। श्यामा भी किसी के घर गई हुई थी। घर में सिर्फ पंडित जी की लड़की और लड़का था। पंडित जी की लड़की, जिसका नाम शीतल था, वह राजा की आवाज़ सुनती है और अपने भाई से कहती है, तुम घर के अंदर रहो, देखो बाहर कोई आवाज़ दे रहा है, हम उन्हें पानी देकर आते हैं। फिर पंडित जी की बेटी एक साथ लोटा लेती है और उसमें पीने का पानी भरती है। एक कटोरी में लड्डू रखती है। लड्डू श्यामा ने प्रसाद के लिए बनाए थे। शीतल बाहर जाकर राजा को देखती है। उसने आज तक राजा को नहीं देखा था। राजा साहब जैसे ही उसे 15 साल की लड़की को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। शीतल देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। राजा का मन उस लड़की को देखकर मोहित हो जाता है। शीतल पानी और लड्डू की कटोरी राजा की तरफ बढ़ाकर कहती है, मुसाफिर आप यह पानी पी लीजिए और लड्डू खा लीजिए। अभी हमारे घर में हमारे अम्मा और पिताजी दोनों ही नहीं हैं, नहीं तो हम आराम करने के लिए आपको घर के अंदर बुला लेते। राजा शीतल की आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध शीतल की तरफ देखता रह जाता है। शीतल राजा की तरफ देखती है और फिर से कहती है, मुसाफिर आप पानी और लड्डू ले लीजिए। फिर राजा शीतल के कहने पर पानी का लोटा और उसके हाथ से लड्डू वाली कटोरी ले लेता है। राजा लड्डू खाते हुए शीतल के चेहरे की तरफ देखता है और फिर से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? शीतल राजा से कहती है, हमारा नाम शीतल है।
फिर राजा शीतल से पूछता है, यह गांव कौन सा है? शीतल राजा से बताती है, इस गांव का नाम गढ़ी है। राजा गांव का नाम सुनकर मुस्कुरा देता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।